नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं रुचा अनिरुद्ध। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर हम हर दिन मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रियों से उनके कामकाज का ब्यौरा ले रहे हैं। आज हमारे साथ हैं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनसे बात की मेरे सहयोगी संजय पुगलिया ने। देखिए ये खास पेशकश। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय टेलीकम्युनिकेशन मंत्री रविशंकर प्रसाद, और अगर गुस्ताखी माफ करें तो कहना चाहूंगा बिहार के भावी मुख्यमंत्री का भी स्वागत है। आपने मुझे इसीलिए बुलाया है क्या? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, केंद्र में काम करता हूं, मेरी कोई रुचि नहीं है। आप इस तरह की चर्चा न करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। चलिए सर, इसको अब साइड में रखते हैं। हवा, पानी, जमीन, आसमान, आग, पंच तत्व होते हैं। सर, छठा तत्व है इंटरनेट। वो भी अब उसी प्रकार से एलिमेंट है। इंटरनेट की आज़ादी के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा। कुदरत की हवा की तरह वो भी फ्री होगा, आज़ाद होगा। इसकी गारंटी दीजिए सर। 1 साल की उपलब्धि पर आपने मुझे बुलाया चर्चा करने के लिए, उस पर भी तो शुरू आपको यही चर्चा पहले करनी है? चलिए मैं यही शुरू करता हूं। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा, जब ये विषय आया ही नहीं था, जनवरी में ही मैंने कमेटी बना दी थी, और मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरनेट इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी खोज है, जिस पर कुछ लोगों का नहीं, पूरी मानवता का अधिकार है। और मैंने भारत के नौजवानों का बहुत अभिनंदन किया है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से भारत को आईटी के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पहुंचाई है। और इंटरनेट ग्लोबल तभी होगा जब लोकल के साथ इसका संबंध होगा। इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से संसद के अंदर और संसद के बाहर कहा है कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इंटरनेट हिंदुस्तान के लोगों को उपलब्ध हो। अब आते हैं उसी पर की उपलब्धियों पर। आपके विभाग में बहुत काम हुआ। सबसे बड़ा काम तो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम वाला जो था वो हुआ, इतने वक्त से अटका हुआ था। लेकिन आप अपनी जब लिस्ट बनाएंगे तो सबसे ऊपर पहली चीज क्या लिखना चाहेंगे? देखिए, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। बहुत से वरिष्ठ लोग आपकी दुनिया के बैठे हैं, उद्योग की दुनिया से। नरेंद्र मोदी की सरकार में और पिछली सरकार में क्या अंतर है? एक समय ब्रिक्स नाम का एक शब्द आया था, और बाद में कहा जाने लगा कि ब्रिक्स का आई बहुत कमजोर पड़ रहा है। याद होगा आपको? बिल्कुल। ब्राजील, इंडिया, रशिया। और लेटेस्ट टाइम मैगजीन का कवर स्टोरी है कि इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनना है, मोदी इसे कब पूरा करेंगे? ये होता है अंतर, जो हमने सिर्फ 10-11 महीने में करके दिखाया है। अब आपने बात कही अपने विभाग की बात। मेरे विभाग में ये आपका आकलन करना है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे आप आकलन करने को कहेंगे, मैं 2 बातें स्पष्ट, 3 बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1, कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं वहां 2G घोटाला होता था, और वहीं स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, और 1,10,000 करोड़ रुपए का आज तक का हाईएस्ट नीलाम की कीमत आई, और सबों ने कहा ईमानदार ऑक्शन हुआ, किसी ने उंगली नहीं उठाई। दूसरी बात, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कर रहे हैं, जो चर्चा आपने की, ये देश के भविष्य के लिए जरूरी है। डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए जरूरी है। डिजिटल हैव्स और हैव नॉट्स के बीच की खाई को खत्म करना है। मेरी कल्पना है पुगलिया जी कि एक कारपेंटर, एक इलेक्ट्रीशियन, एक राजमिस्त्री, एक छोटा कारोबार करने वाला, पंचर बनाने वाला, वो अपने स्मार्टफोन से अपनी तकदीर बनाए, अपनी नया काम खोजे। ये काम हो रहा है। और डिजिटल इंडिया, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई कॉमर्स, आपको मालूम है इस देश में 70,000 करोड़ का टर्नओवर ई कॉमर्स का हो रहा है, और हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट मैंने प्रेरित किया, आज वो सैकड़ों करोड़ कमा रहे हैं। तो मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मेरी उपलब्धि सबसे बड़ी तब होगी क्योंकि मैं बहुत से दलित महिलाओं को ट्रेन करा रहा हूं दीक्षा कंप्यूटर लिटरेसी में, कि एक महादलित गांव में एक मेरी महादलित बहन कंप्यूटर लिटरल होकर के कॉमन सर्विस सेंटर चलाएगी, लोगों को बताएगी। बिल्कुल, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, ये काम मैं कर रहा हूं जी। टेलीकॉम पर आते हैं सर, क्योंकि अभी आप भी सब जगह जब घूमते रहते होंगे तो आपका भी कॉल ड्रॉप होता होगा। हम लोग कंज्यूमर चैनल हैं, और फिर अभी डेटा चार्जेस को लेकर के भी एक पर्चा अभी वापस डिस्कशन में है, जिसमें ये होना है कि आप बिना बताए चालू कर देते हैं, ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। एग्रेसिवली पहले तो बोली लगा करके ये स्पेक्ट्रम लेते हैं,
फिर कहते हैं स्पेक्ट्रम का रोना, फिर भी रोते रहते हैं। इस बार देने के बाद ये कंपनियां शिकायत नहीं करेंगी, इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? क्योंकि इनके व्यवहार को लेकर के पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने अलग अलग हिस्से हैं उनमें इसी सेक्टर में सबसे ज्यादा मेस अभी तक रहा है। देखिए 10 साल का मेस है, मुझे ठीक करने का समय तो दीजिए आप। हमारी पीड़ा यह है कि बीएसएनएल का कॉल ड्रॉप होता है तो हेडलाइन बनता है। अच्छा लगा कि संजय जी भी अब प्राइवेट कॉल कंपनी के भी कॉल ड्रॉप की बात कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं देश का टेलीकॉम मिनिस्टर हूं तो देश के हर कंज्यूमर का मेरे ऊपर अधिकार है, और अगर प्राइवेट कंपनी के भी कॉल ड्रॉप होंगे तो मैं उनकी भी खिंचाई करूंगा और उनको भी जवाब देना पड़ेगा। तो ये उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर उनको हिंदुस्तान के बाजार में रहना है तो कॉल ड्रॉप कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा जो नेट की चर्चा हुई, क्योंकि ये बड़ी कसौटी बनने जा रही है। आपने कहा कि डिजिटल डिवाइड नहीं होने दूंगा, आपने कहा कि एक महादलित महिला अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सके, उतनी कंप्यूटर लिटरेसी जरूरी होगी। टेलीकॉम कंपनियों को यह दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी से लड़ नहीं पा रहे हैं तो कंज्यूमर के पॉकेट से पैसा कैसे निकालो, इसीलिए ओटीटी का आर्गुमेंट लेकर के आए हैं। अब व्हाट्सएप का, वाइबर का, स्नैपचैट का आप क्या कर लेंगे? ऐसे में इनकी जो कोशिश है वो आपको फिर जीरो रेटिंग और न्यूट्रलिटी में ये तो अलाउड नहीं है लेकिन ये अलाउड हो जाए। मुझे लगता है बहुत तरीके से कोशिश करेंगे, किसी तरीके से वो कमाई कर लें। आप ब्लैक एंड व्हाइट में ये नहीं होने देंगे ना? देखिए मैं एक बात कहूंगा, अभी देश के टेलीकॉम मिनिस्टर के रूप में किसी प्राइवेट कंपनी की एक इनिशिएटिव में मैं टिप्पणी करूं ये उचित नहीं होगा, जबकि मुझे फैसला करना है। ट्राई की रिपोर्ट को आने दीजिए, मेरे विभाग की रिपोर्ट को आने दीजिए। सिद्धांत रूप से आपकी राय जानना चाहता हूं। सिद्धांत रूप से हमारी राय स्पष्ट है कि इंटरनेट की उपलब्धता निर्बाध रूप से होनी चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के होनी चाहिए। और अगर किसी कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को स्लो या फास्ट किया जाएगा ये उचित नहीं होगा और ये नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा सर, जो कि दरअसल इशू में थोड़ा मेरिट है भी, वो आएंगे इंटरनेट की सिक्योरिटी के रास्ते से। और सिक्योरिटी सरकार का एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी भी एक दुधारी तलवार है, वो भी रेगुलेट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के काम आ सकता है। देखिए अब आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं सारे फैसले आज ही कर दूं, तो ये तो मैं अन्याय करूंगा ना। खबर निकालने की कोशिश करना मेरा धर्म है सर। आप रविशंकर प्रसाद को फंसा नहीं सकते हैं, ये आप जानते हैं। आई एम टॉकिंग टू वन ऑफ द एमिनेंट सीनियर एडवोकेट। नो। रविशंकर प्रसाद मीडिया के साथ पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं, मीडिया को देखते भी हैं, मीडिया को झेलते भी हैं और मीडिया को समझते भी हैं। देखिए आप गंभीर रूप से मैं क्या बताऊं, जब मुझे फैसला करना है मंत्री के रूप में, उनकी रिपोर्ट टेलीकॉम कमीशन के पास आएगी, वो विचार करेंगे, हमारे विभाग की रिपोर्ट टेलीकॉम कमीशन के पास जाएगी, फिर वो मेरे पास आएगी, आवश्यकता होगी कैबिनेट के पास जाएगा। तो मैं निर्णय क्या करूंगा ये मुझे सारी देखनी। एक बात मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कई नौजवान लोग बैठे हुए हैं, उनको मैं कुछ विषय बताऊं भी। दुनिया में बहस चल रही है, अमेरिका ने कानून बनाया, फेडरल कमीशन ने, वो चैलेंज हो गया, बाद में चेंज हुआ, वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। कई जगह सॉफ्ट कानून है, कई देशों में कोई कानून नहीं है। तो एक बार रिपोर्ट आने दीजिए। दुनिया में इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि पूरे दुनिया में हमारी भारत सरकार के क्लियर स्टैंड को लोगों ने सराहा है। मैं सर कुछ और सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन दर्शकों के पास भी कुछ सवाल हैं, वो लेने के लिए हम चलते हैं। तमन्ना, हमारे दर्शकों के पास जाने के पहले एक बस मैं सवाल जोड़ना चाहूँगी। कॉल ड्रॉप की बात की संजय जी ने और हमारा अभियान रहा है, उसमें जब हम टेलीकॉम कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं तो उनका कहना है कि अगर लोग हमें टावर नहीं लगाने देंगे अपने छतों पर रेडिएशन के डर से तो कॉल तो ड्रॉप होंगे ही। इसका क्या स्पेसिफिक कोई समाधान सोचा जा रहा है? देखिए उसमें मुझे एक बात कहना है और बहुत साफ साफ सीएनबीसी को के मंच से कहना है, अगर लोग टावर नहीं लगाने देंगे तो कॉल ड्रॉप होगा और टावर नहीं लगाने के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो गलत है और ये मैं देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में लोगों को बताना चाहता हूं। क्या रेडिएशन का एक मिनट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की 30 रिपोर्ट का अध्ययन किया है और कहने के बाद बताया है कि इस रेडिएशन से कोई हानि नहीं होती है। मद्रास हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, एक दो और हाईकोर्ट ने इस पर पीआईएल एंटरटेन किया, अप्लाई किया, कहा कि ये विषय पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैंने स्वयं आईआईटी के प्रोफेसर से कंसल्ट किया है और मैं इसमें मेरा बहुत ओपन माइंड है कि अगर किसी के पास कोई क्लियर एविडेंस हो तो मुझे बताएं। आपको बता दें, रेडिएशन के व्यापक
उसके लिए स्टडी के लिए ऑलरेडी भारत का साइंस विभाग काम कर रहा है हमारे सहयोग से। लेकिन आप एक बात समझिए, और ये बहुत जरूरी है, आप टीवी ऑन करेंगे आपको हल्का रेडिएशन लगता है, आप टेरलिन का कपड़ा पहनेंगे आपको रेडिएशन लगता है, आप जाएंगे अपने एक्सरे के लिए आपको रेडिएशन लगेगा। वो हानिकारक है कि नहीं, ये इशू है। टावर हानिकारक नहीं है। क्या अमेरिका में टावर है या नहीं? यूरोप में टावर है कि नहीं? वहां तो टेली डेंसिटी हमसे अधिक है। तो हिंदुस्तान में एकाएक ये जो कैंपेन चल रहा है, इसे मैं ठीक नहीं मानता हूं। गुड इवनिंग सर। सर, जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश में 100 करोड़ फ़ोन होने वाले हैं, और सर टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, और इसी कंपटीशन के कारण कॉल रेट्स भी गिरे हैं। लेकिन सर, क्वालिटी ऑफ सर्विस हैजंट बीन अप टू सैटिस्फैक्टरी लेवल। सर, जैसे कि कॉल ड्रॉप का इशू भी काफ़ी रेज हुआ इस मीट में। Sir, my question is that what are the reasons behind this apparent market failure and how does the government plan to take an action on these? मैं समझता हूं कि बहुत से टेलीकॉम कंपनीज के प्रतिनिधि या तो यहां बैठे हैं या आपके कार्यक्रम को देखेंगे, और वो इस बात को समझेंगे कि मेरे से अधिकांश सवाल कॉल ड्रॉप के लिए की गए हैं। तो ये देश की चिंता है, ये संजय पुगलिया की चिंता है, और ये मेरी भी चिंता है। इसलिए उनको इस देश में बिजनेस करना है तो अपने टेलीकॉम सर्विस को सुधारें, ये देश की अपेक्षा होगी। और जो हम देश का पूरा आर्किटेक्चर इकोसिस्टम बना रहे हैं, उनको एफिशिएंट सर्विस देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं उनके अकाउंट बुक भी प्रॉफिट में आए, हम चाहते हैं जनता के चेहरे पर मुस्कान भी आए। सर, अब आपकी इजाजत हो तो एक दो राजनीतिक सवाल पूछिए आप, मैंने कभी रोका है क्या आपको? बिल्कुल, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है। फिर मुख्यमंत्री की बात मत पूछिएगा। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जिस प्रकार से, पहले मेरी खुद की राय थी कि ये केमिस्ट्री चाहिए होती है, अरिथमेटिक से नहीं होता कि तीनों पार्टियां मिल जाएंगी, 45% हो जाएगा, बीजेपी का 36% वोट शेयर है लोकसभा का, इसलिए विधानसभा में हम एक ठीक ठाक मुकाबला कर लेंगे। बिहार का आकलन आपका क्या है? हमको थोड़ा कठिन मुकाबला तो लगता है। देखिए, पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, भारत की राजनीति में एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। मोदी जी के चुनाव के पहले भी मैं आपसे बात करता था और मैं आपसे कहता था कि चुनाव डिफरेंट होगा। आप लोग विश्वास नहीं करते थे। क्या हुआ सामने में? आज कहीं भी अनिश्चित मतदान नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, क्लियर मेजॉरिटी आ रही है। थके हारे हुए रिजेक्टेड लोग आपस में अपनी साख बचाने को जुटेंगे। तो मैं अपने प्रदेश को जानता हूं, वहां के नौजवानों को जानता हूं, वहां गुड गवर्नेंस चाहिए। लालू जी के जंगल राज के कंधों पर नीतीश कुमार क्या गुड गवर्नेंस देंगे? ये बड़ा सवाल है। पीपल ऑफ बिहार नीड चेंज, डेवलपमेंट। लालू टैक्ट के हिसाब से बिल्कुल पीछे चले जाएंगे, कहेंगे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, यही टिकट बांटेंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर नहीं, वो तो बड़ा अच्छी बात है, हम भी उस ख्वाब की तमन्ना कर रहे हैं। देखें लालू जी कितना, नीतीश जी देखिए, लालू जी के खिलाफ नीतीश जी ने किस शब्दों का प्रयोग किया? आपको मालूम है, लालू जी के खिलाफ चारा घोटाले में मैं लड़ा हूं, सुशील मोदी लड़े, अलकतरा घोटाले में बाकी हुआ। नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस का संबल थी भाजपा, स्थायित्व और गुड परफॉर्मेंस में। वो बुनियाद अब बुनियाद खत्म हो गई है। अब देखिए क्या होता है आगे, देखिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, मैं अपने प्रदेश को जानता हूं और हमेशा ये ढांचे में और खांचे में इतना जात इतना यात। बिहार भी अब अपेक्षाओं का प्रदेश है, वरना 40 में 31 सीट नहीं जीतते और लालू प्रसाद जी 4 और नीतीश कुमार जी 2 पर नहीं जीतते। तो आप कह रहे हैं कि जातिवाद के पुराने इक्वेशन अब बेमानी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा रेलेवेंट हो गए हैं, लेकिन अब उनका उतना महत्व नहीं है। एक और पॉलिटिकल सवाल, वो ये कि आप लोग बहुत अच्छे से चल रहे थे। हम लोग समझते थे कि ये ग्रोथ, हाई ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल को पहचानते हैं, बिजनेस फ्रेंडली सरकार है। लेकिन लैंड बिल के चक्कर में अपोजिशन ने आप लोगों को प्रो बिजनेस और एंटी पुअर, एंटी फार्मर जो पेंट करने की कोशिश की, इससे आप लोग गैर जरूरी ढंग से एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए हैं और अब थोड़ा सा एफर्ट के साथ एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं, सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरत नहीं है इसकी। क्यों नहीं? अगर राहुल गांधी झूठ बोलेंगे तो हमारा फर्ज है बताना, और राहुल गांधी गलत बोलेंगे, बिना होमवर्क किए बोलेंगे और संजय पुगलिया जी के चैनल पर सुबह से रात तक दिखाई पड़ेंगे, तो मेरा फर्ज बनता है। फिर इल्जाम लगाया। एक मिनट सुनिए, रुकिए आप मुझे बोले दीजिए। बोलो जी, कितनी बार दिखते हैं राहुल गांधी इनके चैनल पर कुछ बोलते हैं? बताओ, आपका काम है घूमे,
लेकिन अगर वो कहेंगे कि ये सरकार सूट बूट की है तो रविशंकर को कहने का अधिकार है सूटकेस की नहीं है, और अरुण जेटली को कहने का अधिकार है कि सूझबूझ की सरकार है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक। देखिए, हमने सिर्फ बताया है कि देश में हम जो जमीन का एक्विजिशन कर रहे हैं वो गरीबों के लिए, किसान के लिए, नहरों के लिए, इरिगेशन के लिए जो नया हमने बनाया है, और उसमें भी चौगुना लोगों को मुआवजा मिलेगा। हमने ये भी कहा है कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए हम जमीन इसमें नहीं लेंगे। एक बड़ा सवाल आज हम आपके चैनल पर छोड़ना चाहते हैं, क्या किसान के बच्चों को हमेशा हम गरीबी रहने दें या उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए? वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुलना चाहिए। हमने कहा उनको एम्प्लॉयमेंट बाय राइट मिलेगा। मोदी जी ने मन की बात में कहा कि पहले बंजर जमीन ली जाएगी, फिर नॉन फर्टाइल ली जाएगी, बाद में जरूरत होगी तो कम से कम ली जाएगी, और ये पूरे में चेंज किया जाए। इस तो स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने और तरुण गोगोई ने शुरू किया था। इसका हम रास्ता निकालेंगे। और एक बात मैं बोलना नहीं चाहता हूं, हमारी सरकार को 11 महीने हो गए, इतने बड़े फैसले किए हैं, आपने एक भी भ्रष्टाचार का आरोप? लोग क्या कह रहे हैं कि सरकार बहुत फैसले कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी का साइन तब दिखेगा जब प्रोजेक्ट जमीन पर चलते हुए दिखें, यानी कंपनियों को ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। आप कोयला पहुंचाना चाहते हैं पावर स्टेशन तक तो रेल डिब्बे चाहिए, वो ऑर्डर का वो लेवल देखना चाहते हैं, और वहां पर थोड़ा हाथ खींच के इसलिए बैठे हुए हैं कि कोई इल्जाम न लग जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे हुए हैं। हमको ऐसे मित्रों से एक ही बात कहना है, 9 महीने में बच्चा बाहर आता है, तो आप 10 महीने में चाह रहे हैं वो खड़ा होकर के चलना शुरू हो जाए। भारत की जो स्थिति थी उसको हमने बदला है, आगे ले चलेंगे। हम पर विश्वास रखें, देश जनता पर विश्वास रखती है। बिल्कुल। हाँ, मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि एक बड़ा परिवर्तन आया है, डिसाइसिव क्यों है ये सरकार कि बहुत समय के बाद एक स्ट्रॉन्ग पीएमओ सामने दिख रहा है। इसको लोग दूसरी भाषा में कहते हैं कि फैसलों का सेंट्रलाइजेशन बहुत हो गया है। सच्चाई क्या है? देखिए, आप बहुत विनम्रता से कहूंगा, भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से बात कर रहे हैं। कैबिनेट में जितना प्रधानमंत्री जी सुनते हैं हम लोग को, जितना वो डिस्कशन अलाउ करते हैं, कई महत्वपूर्ण विषयों पर 1-1 घंटा डिस्कशन होता है, और पीएम कई बार हम लोग की बात सुनते हैं कि इस मामले को भी देखो। इसलिए ये आरोप लगाना, हाँ, मोदी जी को 30 साल के बाद निर्णायक बहुमत मिला है, उनका 14 साल का रिकॉर्ड है गवर्नेंस का, तो कुछ तो को लगता होगा, पुरानी यादें आती होंगी, वहां कई खिड़कियां थी, यहाँ एक ही खिड़की है निर्णय की, तो उसके कारण समस्या होती है। लेकिन चिंता मत करिए, ये लोकतांत्रिक सरकार है, ईमानदारी से चल रही है। और क्यों नहीं, अगर प्रधानमंत्री नेता है जिनको देश ने चुना है तो उनको प्रभावी होना चाहिए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री को किसी दूसरे बंगले में नहीं देखना चाहिए। द बक मस्ट स्टॉप विद हिम। एब्सोल्युटली। दर्शकों से कुछ और सवाल लें? जी, ले सकता हूं, बिल्कुल पूछिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इट्स गुड दैट वी आर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेजेस तक हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स पहुंचा रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट शुड वी फर्स्ट एजुकेट पीपल व्हाट इट इज अबाउट, और इज इट जस्ट वी वांट पीपल फ्रॉम विलेजेस टू बाय स्मार्टफोन्स? देखिए, डिजिटल लिटरेसी के क्षेत्र में हमने ऑलरेडी कार्यक्रम शुरू कर दिया, उसको दिशा बोलते हैं। 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे का प्रोग्राम बने, तो ये हम करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, हमेशा एक बात आप ध्यान रखिए, वो मुझे क्या कहना आपसे, कि इस पूरे प्रोसेस में हिंदुस्तानी लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जानते हैं। पीपल ऑफ इंडिया नो टू यूज टेक्नोलॉजी, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, तो वो रास्ता होने दीजिए। डिजिटल इंडिया आगे आएगा, आप देखिए हिंदुस्तान के लोग मजबूत होते जाएंगे। जी, मीट मोदी मिनिस्टर्स के तहत ये बातचीत हमने की दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से, जिस पर राजनीति और उनके मंत्रालय के सारे मुद्दों पर उन्होंने रोशनी डाली, आगे का रोड मैप बताया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी नजर रहेगी इंटरनेट की आज़ादी पर सर, और आपसे फिर बातचीत होगी। समय निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर।